के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। एसआईआर को लेकर भाजपा की तैयारियां पूरी। संगठन महामंत्री कुंदन परिहार का बयान, BLA 2 की सभी रिक्तियां भरी। एसआईआर प्रक्रिया में BLA 1 और BLA 2 निभाएंगे अहम भूमिका। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत बिगड़ी। खराब तबीयत के चलते ऋषिकेश एम्स में हुए भर्ती। डॉक्टर की निगरानी में चल रहा इलाज। पौड़ी श्रीनगर कोतवाली में सरस्वती नेगी पहुंची। थाने खुद को गिरफ्तारी देने की पेशकश। कुछ दिन पहले भाजपा नेता कार्यकर्ता ने जारी किया था वीडियो। मौसम ने किया अचानक मौसम में बदलाव। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश से बड़ी ठंड। उत्तराखंड में सभी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से देना होगा कैंसर इलाज और मृत्यु का रिकॉर्ड। स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर परिवहन विभाग तैयारियां तेज कर रहा है। 23 मार्च से बनना शुरू होगी। वाहनों का ग्रीन कार्ड बिना बने नहीं मिलेगी एंट्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर ऋषिकेश से, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत बिगड़ी है। ऋषिकेश एम्स में उनको भर्ती कराया गया है। ऋषिकेश एम्स के जनरल मेडिसिन वार्ड में सतपाल महाराज को भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत बिगड़ी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से हम खबर है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। आसमान में छाए काले बादल। आपको बता दें, मध्यम बारिश ने भी इसके साथ दस्तक दी है। बारिश ने एक बार फिर ठंड का एहसास कराया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 20 मार्च को भी मौसम अधिक सक्रिय रहने का अनुमान। तो डॉक्टरों बीस मार्च को भी मौसम अधिक सक्रिय रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं। आसमान में छाए काले बादल। मध्यम बारिश ने भी दस्तक दी है। बारिश ने एक बार फिर कराया ठंड का एहसास। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बनी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उत्तराखंड में जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संशोधन के साथ ही तेल कंपनियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इधर प्रदेश में बढ़ती गैस किल्लत को लेकर सदन से लेकर सड़कों तक बहस तेज हो गई है। विपक्ष डबल इंजन सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूरी दुनिया में गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। भारत के कई राज्यों से गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें मिल रही हैं। राजधानी दून में गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों को 90 के दशक की याद दिला दी है, जब सिलेंडर मिलना किसी उपलब्धि से कम नहीं होता था। आज डिजिटल युग में भी शहर की गलियों में एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लोगों की परेशानी और बेचैनी को बयां कर रही हैं।
कभी सिर्फ अमीर परिवारों तक सीमित ये सुविधा अब हर घर की जरूरत बन चुकी है। लेकिन वर्तमान संकट के बीच आम आदमी एक बार फिर से उसी संघर्ष का सामना कर रहा है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बिना गैस के मजबूरी में बिस्किट खाकर जीवन यापन करने को विवश हैं। देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में भी मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक फैक्ट्री कर्मचारी ने बताया कि बिना गैस के उन्हें कई बार फैक्ट्री में ही खाना पड़ता है, कभी बाहर, कभी किसी के घर, तो कभी किसी मकान मालिक के यहाँ पर खाना पड़ रहा है और कई बार भूखे भी सोना पड़ रहा है। छोटे गैस सिलेंडर भरवाने में भी 600 से 700 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक SOP जारी की गई है और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है, तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पेइंग गेस्ट, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए SOP जारी कर दी गई है। मेरे सामने सबसे बड़ी यही दिक्कत आ रही है कि मेरे पास 8-10 दिन से गैस खत्म हो गई है। मैं इधर उधर गया भी दुकानों पे, पहली तो बात कि गैस कहीं मिली ही नहीं है। अगर एक आधी दुकान पे मिली भी है कहीं तो प्राइस उन्होंने इतना बढ़ा रखा है कि वो 400-500 रुपये किलो का रेट बता रहे हैं। दूसरे, खाना में इधर उधर खाया, 2-4 दिन तो इधर उधर खाया, कभी मकान मालिक के यहाँ बनवा लिया, कभी दूध गर्म करके पी लिया, ऐसे ही सो गया। दिन दान में जो है कैंटीन से खा लिया या इधर उधर कुछ फल फूल लेकर खा लिया, ऐसे समय गुजार रहा हूँ। रात को कभी कभी भूखा भी सोना पड़ रहा है। गैस की वजह से इतनी प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गैस किल्लत के कारण आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार प्रदेश में गैस की कमी न होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, LPG और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में सड़कों से लेकर सदन तक राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। इसकी सबसे बड़ा जो पैनिक क्रिएट किया है वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने किया, जब उन्होंने जो व्यावसायिक सिलेंडर थे उन पे जब लिमिटेशन लगाई कि इतने ही मिलेंगे या इतने नहीं मिलेंगे। जब ये खबर जनता तक फैली तब उनको समझ में आया, जनता में एक पैनिक क्रिएट हुआ कि अभी ये व्यावसायिक सिलेंडर में है, फिर घरेलू गैस में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उस पैनिक की वजह से लोगों ने जब लगातार अपने गैस बुक कराए और गैस बुक करते हुए उनको गैस उपलब्ध नहीं हुई या सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुए, तो एक माहौल अफरा तफरी का पूरे भारतवर्ष में फैला, जिसमें इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। सरकार शुरू में मानने को राजी ही नहीं थी कि कोई संकट है। उनको लगता था कि ये संकट सिर्फ विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है, लेकिन अब उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि पूरा विश्व संकट में है, तो भारत भी इस संकट का सामना कर रहा है। की समस्या से आम जनमानस परेशान है। गैस एजेंसियां ग्राहकों को संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पा रही है। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है और सरकारी तंत्र और सरकार गैस की किल्लत मानने को तैयार नहीं है। गैस की किल्लत इस कदर है कि ग्रामीण और जो है शहरी उपभोक्ताओं में भेदभाव किया जा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो है जहां 45 दिन की वेटिंग के बाद बुकिंग की सुविधा मिलेगी, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन की जो है बुकिंग की सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी न तो गैस बुक हो रही है न उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उथल पुथल अभी हुई है, ये आप सब जानते हैं। ये वही सरकार है जिस सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया था। और कांग्रेस अपने शासनकाल में देखें कि कांग्रेस उस समय जो गैस के दाम को छोड़ करके गई थी और भारतीय जनता पार्टी के उसमें तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें तो आपको
बड़ा अंतर उसमें नजर आएगा। कांग्रेस तो अपने समय में कुछ कर नहीं पाई, वर्तमान समय में कुछ दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर है। हम समझते हैं कि शीघ्र ही इन सब में संतुलन बैठ जाएगा। प्रदेश में गैस की लगातार बढ़ती समस्या से आम जनता परेशान है। घंटों इंतजार के बावजूद लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुल 44,488 घरेलू पीएनजी कनेक्शन धारक हैं। इसमें देहरादून जिले में 2200, हरिद्वार में 25,600, ऊधम सिंह नगर में 16,088 और नैनीताल में 600 कनेक्शन धारक शामिल हैं। इन सभी को अलग अलग कंपनियों के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के 4 जिलों के कुछ हिस्सों में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति हो रही है। उत्तराखंड के 13 जिलों में पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्ध कराने के लिए 5 कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसे में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स की कमी के चलते प्रदेश में कारोबार पर भी बड़ा संकट गहराता नजर आ रहा है, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं देहरादून की बात की जाए तो यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा रही। वहीं सीएमओ देहरादून ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले प्रमुख स्थलों में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम पर विशेष स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसे अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी इस संबंध में, जो निर्देश दिए गए थे, जैसे पूर्ववर्ती वर्षों में हमने वहाँ पे व्यवस्था की थी। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो जो ट्रांजिट कैंप है, जो रोड बस अड्डा है, तो वहाँ पे हमारे एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट रहती है जो 24 आवर्स रन करती है। और इसके अलावा हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट वहाँ बनाया जाता है, जिसमें कि लगभग हम 10 के आसपास जो है लोगों को रखते हैं, जो वहाँ पे जो यात्री आते हैं उनको हेल्थ के हिसाब से वो स्क्रीन करते हैं। और उसके बाद में स्क्रीन करने के बाद जिसको आवश्यकता होती है कि वो फिट नहीं है वहाँ ऊपर जाने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आशीष सैनी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्राधिकरण को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए कई अनियमितताओं का खुलासा किया है। कांग्रेस नेता आशीष सैनी का आरोप है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में राजस्व चोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि आवासीय भूखंडों और कॉलोनियों के लेआउट पास करने की प्रक्रिया में पहले फाइलों को निरस्त किया जाता है और बाद में कथित रूप से भ्रष्टाचार कर उन्हें कम राजस्व में स्वीकृत किया जाता है। आशीष सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि बाग और कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियां विकसित करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता लगातार शिकायतें करती है, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए एक्सटेंशन पर कार्यरत और संविदा कर्मचारी मिलकर एक षड्यंत्रकारी समूह के रूप में काम कर रहे हैं। आशीष सैनी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री से विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग करेंगे और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का ऐसा कार्टेल बना हुआ है जो तमाम शिकायतों के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, और कार्रवाई करने के बजाय जिन पर जब निर्माण कार्य शुरू कराते हैं उन अवैध भवनों पर, तो एचआरडी अप्रूव का नक्शे का बोर्ड लगा दिया जाता है। जांच करने पर पता लगता है कि प्रस्तावित नक्शे के अतिरिक्त निर्माण या अवैध निर्माण वहां चल रहा है, और बाद में जब पूरी बिल्डिंग निर्माण हो जाती है तब अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं। अनेक ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर नक्शे पास कराए जाने की प्रक्रिया को निरस्त किया गया, जिसे कहते हैं लेआउट को निरस्त किया गया और लेआउट पास कराए गए हैं। और 1 अक्टूबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक ऐसी सभी पुरानी रिजेक्ट की गई फाइलों को बहुत भारी भ्रष्टाचार करके दोबारा से अप्रूव किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया। सतपाल महाराज का एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ऋषिकेश एम्स में पहुंचकर हाल जाना, साथ ही इलाज कर रही डॉक्टर की टीम उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी टीम ने ली है। वहीं एमएस ने जानकारी देते हुए बताया कि
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज किसी पहाड़ी क्षेत्र में मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। जिन्हें ऋषिकेश एम्स के आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनका इलाज फिलहाल चल रहा है और उनकी स्वास्थ्य की स्थिति उनकी ठीक है। सभी जांच की जा चुकी हैं। थोड़ा निमोनिया की शिकायत है, जिसका मेडिसिन जिसकी चल रही है। हाँ जी, डॉक्टर सतपाल जी महाराज हमारे यहाँ पे बढ़ते हैं, आईसीयू में है। उनका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया था क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ऊपर माउंटेन्स में चले गए कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए। तुरंत उनको यहाँ लाया गया है, काफ़ी उनका जांच हो गया है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा निमोनिया जैसा लग रहा है, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स चल रहा है, वो चल रहा है, हमसे बातें कर रहा है और उनका वाइटल सारा नॉर्मल है और बहुत स्टेबल है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मामले में शामिल अबू तस्लीम और वसीम की जमानत मंजूर कर दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास गुगलानी ने कोर्ट को अवगत कराया कि अब तस्लीम व वसीम का नाम न तो प्राथमिकी में है और ना ही वह घटना में शामिल है। संदेह के आधार पर उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दंगे में शामिल कई लोगों को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आज बनभूलपुर दंगा के संबंध में जो दो अभियुक्त थे, एक अबू तस्लीम और दूसरा वसीम और भप्पा, उनके ऊपर दो मुकदमे दर्ज थे और उन दोनों मुकदमों पर आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी जमानत जो है स्वीकार कर ली गई। प्रेयर में यही था कि उनके ऊपर जो भी आरोप थे वो एक तरह से जनरल एलिगेशंस थे, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था। यही हमारी उसमें प्रेयर थी। और सेकेंडली उसी से सेम घटना से संबंधित कुछ ऐसे भी अभियुक्त थे जिनको पूर्व में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां जीवन वाला क्षेत्र में बिजरम इंटरनेशनल स्कूल का स्थानीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला, स्कूल के प्रबंधक निदेशक भूपेंद्र सिंह बिट्टा, जसविंदर कौर, ग्राम प्रधान गुरजीत सिंह लाड़ीवा, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर स्कूल का उद्घाटन किया। विधायक ने भरोसा जताया कि विद्यालय आधुनिक सुविधाओं और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण के माध्यम से बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अहम केंद्र बनेगा। विद्यालय के एमडी भूपेंद्र सिंह बिट्टा ने कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान सहित व्यक्तित्व विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक सहित अन्य रचनात्मक गतिविधियों में पारंगत बनाकर उन्हें बेहतर नागरिक बनाना है। विद्यालय की स्थापना से स्थानीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस दौरान देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल, देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर, ऋषिकेश के भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल आदि लोग मौजूद रहे। भांजियावाला क्षेत्र में जीवनवाला में आज यहाँ पर 12th क्लास तक का सीबीएसई स्कूल का विजडम पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और मैं इसके चेयरमैन श्री भूपेंद्र सिंह जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत से गवर्नमेंट स्कूल हों चाहे पब्लिक स्कूल हों, बहुत बड़ी संख्या में है। हमारी पूरी कोशिश यही है इस स्कूल को खोलने की कि हम गांव में अच्छी शिक्षा दे सकें। और जैसे हमारे बच्चे हमने देहरादून पढ़ाए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ही वही शिक्षा मिले, बच्चों को देहरादून शहर में पढ़ने ना जाना पड़े। हमने स्टाफ इतना अच्छा रखा है कि उन्हें पूरी पढ़ाई अच्छी से अच्छी यहाँ पे मिले। हमारी यही कोशिश रहे कि हम गाँव के अंदर बढ़िया से बढ़िया बच्चों को अच्छे से अच्छे खेल कूद में भी और जो भी बच्चों के एक्टिविटीज उस पर पूरा से पूरा ध्यान दिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के प्रेमनगर में मिले अज्ञात महिला के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 8 टीमों की मदद से ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाया। वहीं मामले की जांच करने के बाद निकल कर आया कि मृतक महिला के पति रंजीत शर्मा ने
ही अपनी पत्नी की हत्या करके कई दिनों तक शव को छुपाकर रखा हुआ था। फिलहाल ब्लाइंड मर्डर केस के सफल खुलासे पर पुलिस टीम को सम्मानित किया गया, जिसके चलते एसएसपी की ओर से 2500 रुपए और आईजी की ओर से 5000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। एक कट्टे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जो रजाई से ढका गया था और उससे काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। वहाँ पर जो लोगों ने उसको देखा, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद थाना प्रेमनगर की पुलिस और उसके बाद सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया था। मेरे द्वारा भी स्वयं वहाँ निरीक्षण किया गया था। तो ये बात बहुत क्लियर थी कि उक्त महिला को हत्या के बाद उस कट्टे में रख के रुड़की क्षेत्र के आसफ नगर में समाज सेवा की एक मिसाल पेश की गई, जहां भाजपा नेता चैरब जैन ने एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस कैंप में सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर मुफ्त इलाज का लाभ उठाया। आसफ नगर गांव में आयोजित ये स्वास्थ्य शिविर चैरब जैन द्वारा चलाया गया 10वां निःशुल्क कैंप था, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने नेत्र, दंत, बाल एवं स्त्री रोगों से संबंधित जांच की। इसके अलावा मोतियाबिंद की जांच और ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सितारगंज कोतवाली में आगामी ईद उल फितर की त्योहार के मद्देनजर सितारगंज कोतवाली में तहसीलदार हिमांशु जोशी और पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक में बिजली, पानी और नमाज के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के समक्ष अपनी बात रखी। इस पर भूपेंद्र सिंह धोनी ने मुस्लिम समाज के लोगों को अमन चैन से ईद त्यौहार को मनाने की अपील की है। मुस्लिम समाज के लोगों को ईद उल फितर की बधाई भी दी गई। बातचीत करने का एक ये फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि दस्तूर वर्षों से चला है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आवश्यकता ही नहीं है मीटिंग, लेकिन इस बहाने हम भी आ जाते हैं, पुराने चेहरे देख लेते हैं और बातें हो जाती हैं। तो सारी बातें सहमति बनी है। मेन चीज़ें जो बताई, सुबह 5 बजे से लाइट का और पानी कम से कम 10 बजे तक, जैसे कि नमाज का टाइम होता है वो है, तो वो नोट करवा दिया उनको। साफ़ सफाई बता दी गई है और जो हमारे पुलिस के हैंड से है, जो भी सारी व्यवस्था रहेगी, जो हमारे जानवर पालक हैं उनको बता दिया जाएगा, बाड़े में रखेंगे वो। ये आज फिर थाना सितारगंज में जो अमन कमेटी की मीटिंग हुई है ईद के त्यौहार को लेकर, तो जिस तरीके से प्रशासन हर वक्त मुस्तैद रहता है, हर कोई भी त्यौहार हो उसको लेकर के, तो ईद को भी लेकर के प्रशासन ने कहा है कि जिस तरीके से हमारी जिम्मेदारियां हम वक्त को भी निभाएंगे, चाहे वो ईदगाह हो या मस्जिदों में जहाँ ईद की नमाज होगी वहाँ वो लोग मौजूद रहेंगे और प्रशासनिक तरीके से नमाज को अदा कराएंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।